हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी जो है हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, जे जे थॉम्सन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। आज हम ये दोनों ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जे जे थॉम्सन मॉडल। जे जे थॉम्सन मॉडल, इसने जब इलेक्ट्रॉन और जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी और ये पता चल चुका था कि जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है। एटम जो है वो न्यूट्रल है क्योंकि उसमें इक्वल अमाउंट के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर पाए जाते हैं। तो जे जे थॉम्सन ने अपने मॉडल में कहा कि जो एटम है वो कंसिस्ट ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जो है वो कंसिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर की तरह है, एक तरह से पॉजिटिव मास की तरह है। एंड द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर एम्बेडेड है। इस तरीके से इसने बताया कि जो मतलब जो है एटम क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ये जो है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, स्फीयर की तरह। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल अमाउंट में। सेकंड पॉइंट इसने कहा जो पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो स्मॉल मतलब सेम अमाउंट के अंदर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम इन द एटम, यानी सेम इन नंबर, सेम इन नंबर है। तो एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एटम। एटम क्या है आपका, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के बारे में इसने बताया। इसने इसका कंपेरिजन तरबूज से किया, वाटरमेलन से इसका जो है कंपैरिजन किया। इसने ये बताया जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड पोर्शन होता है, वाटरमेलन में जो रेड पोर्शन होता है आप देख सकते हैं, इसका जो रेड पोर्शन है उसी की तरह रेड जो पार्ट है वाटरमेलन का बिल्कुल वैसे ही इसका स्फीयर है। और इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं बिल्कुल ऐसे ही एम्बेडेड हैं जैसे कि ब्लैक सीड्स वाटरमेलन में होते हैं, वैसे ही जो है इसके अंदर किए हुए हैं। तो इसका कंपैरिजन इसने वाटरमेलन से किया, क्रिसमस पुडिंग से किया। तो ये था जे जे थॉम्सन मॉडल। अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल। अब हमारा रदरफोर्ड मॉडल क्या है वो देखिए। रदरफोर्ड मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने थिन वॉल्ड फॉइल दीवार, थिन वॉल्ड फॉइल, थिन वॉल्ड फॉइल इसने ली जो कि नियर अबाउट 1000 एटम के बराबर थी, बिल्कुल पतली थी लेकिन 1000 एटम के बराबर थी। इसके अंदर से इसने अल्फा पार्टिकल्स को सेक्रेट किया, इसके ऊपर से इसकी बम्बारमेंट की इसने अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स का मीनिंग यहाँ लिया इसने हीलियम, हीलियम 2 and 4, ये यानी कि जिसका जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव और जो मास है उतना है 4 पॉजिटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट था। तो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट इसने कराई, और जो बम्बारमेंट इसने कराई यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इसने की वो जिंक सल्फाइड को की, क्योंकि इससे फ्लैशिंग इसको होगी। जैसे इसने बम्बारमेंट कराई तो उसने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। उसने ऑब्जर्व किया कि सब अल्फा पार्टिकल्स, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे निकल रहे हैं विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्शन के जो है ये क्या जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। एटम्स के अंदर से बम्बारमेंट हो रही है तो ये सीधे निकल रहे हैं। ओनली वेरी फ्यू, बहुत कम जो है स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वेरी मतलब फ्यू जो है अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट द स्मॉल एंगल्स। एंड 1 या 2 हम ये कह सकते हैं जो रीबाउंड होते हैं, रीबाउंड रीबैक होते हैं। तो इसने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की और ये कंक्लूजन, अब इसने कंक्लूजन क्या निकाला इन सब चीज़ों से, इसने कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल गए, अल्फा पार्टिकल में से मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल गए। इट मीन्स एटम का मोस्टली पार्ट क्या है, एम्प्टी है। इसने कंक्लूजन क्या निकाले, यानी इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी वो देखिए। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ऑब्जर्व क्या किया इसने, ऑब्जर्वेशन थी इसकी, मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या गए, स्ट्रेट चले गए, सीधे चले गए। इट मीन्स मोस्टली पार्ट क्या है, मोस्टली जो पार्ट है एटम, मोस्टली पार्ट ऑफ एटम
वो क्या है एम्प्टी, खाली है। दूसरी चीज़ ने नोट की कि वेरी फ्यू, बहुत कम जो है वो डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, यानी कि सेंटर के अंदर से वो डिफ्लेक्ट हुए। सेंटर में कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सेंटर में जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट हुई, यानी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। थर्ड चीज़ इसने क्या नोट की, एक तो इसने ये, दूसरा इसने ये भी नोट किया कि जैसे डिफ्लेक्शन में अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, स्मॉल एंगल्स, यानी कि जो पार्ट है जहाँ पे ये चीज़ें प्रेजेंट है बहुत ही छोटा पार्ट वो है। तो इसने अपनी तरफ से क्या कंक्लूजन निकाला, इसने निकाला जो सेंटर में जो चीज़ प्रेजेंट है, सेंटर में जो चीज़ प्रेजेंट है, यानी कि एटम कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट। इसने ये बताया एटम जो है दो पार्ट कंसिस्ट करता है, एक तो एम्प्टी पार्ट है उसका लार्ज पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है सेंटर के अंदर उससे नाम दिया गया न्यूक्लियस। उसने क्या नाम दिया उसको, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उसने नाम दिया। न्यूक्लियस जो है एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एटम विच इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर, जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। और इसका कंपैरिजन अगर एटम से किया जाए तो इसकी जो रेडियस है ये 10⁻⁻15 है, जबकि पूरे की कितनी है 10⁻⁻10, कितने मीटर है। तो इनके कंपैरिजन में जो है एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस वेरी वेरी स्मॉल, मोस्टली पार्ट जो है एम्प्टी है। दूसरी चीज़ इसने ये ऑब्जर्व की, जो एंटायर मास है, एंटायर मास ऑफ द एटम इज प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस। जो एंटायर मास है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि एटम का सारा जो मास है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये सारी चीज़ इसने बताई, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ क्या कहा इन्होंने कि इसने अल्फा पार्टिकल की स्प्रेडिंग इसने की, गोल्ड फॉयल इसने ली, गोल्ड फॉयल थिन गोल्ड फॉयल जिसमें से इसने बम्बारमेंट कराई। तो इसने ये ऑब्जर्व किया मोस्टली जो पार्ट है, मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे चले जाते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। वेरी फ्यू जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं, देर पास उनके पास से डिफ्लेक्ट होते हैं, 1 या 2 जो है वो रिबाउंड होते हैं। तो इसने इन सब बातों से कंक्लूजन निकाला, इसने निकाला मोस्टली जो एटम का जो पार्ट है वो एम्प्टी है, और जो है बहुत कम, यानी कि एक स्मॉल एंटायर मास जो है सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, जिसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। जब भी इसका कंपैरिजन किया गया साइड में, तो न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एटम। एटम के साइज के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, डिफ्लेक्ट नहीं किया इसने। दूसरा ये बताया एंटायर मास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है, और जो नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस क्या थी इसकी वो देखिए, डीमेरिट्स या लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ड्रॉबैक कह सकते हैं। तो जेजे थॉमसन ये जो रदरफोर्ड है इसकी ड्रॉबैक क्या थी, ड्रॉबैक सबसे बड़ी ड्रॉबैक इसकी क्या थी, इसने स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में नहीं बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इसने नहीं बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताता। इट मीन्स इसने सिर्फ इतना बताया कि ये जो एटम है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं, सिर्फ इतना बताया इसने। अब हमारी जो फिजिक्स की थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई चीज़ एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करती है वो एक्सेलरेट होती है, दे लॉसेस द एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, वो अपनी एनर्जी कॉन्टीन्यूसली लॉस करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर ये एनर्जी कॉन्टीन्यूस लॉस करती है, यानी कि एनर्जी ये कॉन्टीन्यूस लॉस करती जाएगी, तो एक स्पाइरल पाथ बन जाएगा और अल्टीमेटली दे फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, तो इट डज नॉट टेल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अगर ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द फिजिक्स दे आर एक्सेलरेटेड एंड द कॉन्टीन्यूस लॉस देयर एनर्जी, ये अपनी एनर्जी कॉन्टीन्यूस क्या करेंगे, लॉस करेंगे, और एक स्पाइरल पाथ जो है वो क्रिएट कर जाएंगे, जिससे कारण दे अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दिस नेवर हैपन। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया। इट्स ओके, ये थी आपका रदरफोर्ड मॉडल। ओके, थैंक यू।